नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र एग्ज़ाम प्रेप में। जैसा कि हमने UKSSC 2025 के लिए वन सीरीज फॉर ऑल एग्ज़ाम चलाई है, जिसका आज क्रैश कोर्स का डे 5 है। इसके अंतर्गत हम हिंदी में वर्णमाला व्यंजन पढ़ेंगे, हिस्ट्री में महाकाव्य पढ़ेंगे, महाकाव्य काल के अंतर्गत रामायण व महाभारत कालीन समाज एवं राजनीति पढ़ेंगे, उत्तराखंड का नदी तंत्र एवं प्रमुख नदियाँ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला में हमने स्वर पढ़ दिए थे, आज हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से होता है, व्यंजन कहलाते हैं। ये मैंने आपको कल बताया था कि प्रत्येक व्यंजन में ओ की ध्वनि छुपे रहती है। जैसे प लिखना होगा तो प हलंत होगा, धन ओ, उसमें ओ की ध्वनि छुपे रहेगी। मूलतः व्यंजनों की संख्या 33 है। अब व्यंजनों के भेद पढ़ते हैं। व्यंजनों के अनेक भेद हैं, जिनका वर्गीकरण अधोलिखित आधार पर किया जाता है, यथा उच्चारण स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, प्राणवायु प्राणत्व के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। एवं इसको देख लीजिए, कंठ की ध्वनियाँ यहाँ से आएंगी, यहाँ पर कंठ। मुख विवर कहूँगा तो ये मुख विवर, ये पूरा मुंह जितना खुलेगा उस हिसाब से ये मुख विवर हो गया। नासिका विवर नाक के द्वार हो गए। तालु ऊपर, तालु मतलब नीचे, जीभ के जहाँ जीभ नीचे जाएगी। मूर्धा ऊपर, ओंठ पता ही हुआ, दांत, ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण करते समय उच्चारित ध्वनियाँ मुख विवर के जिस भाग से आती हुई प्रतीत होती हैं अथवा जिस स्थान पर वायु कुछ देर रुककर फिर बाहर आती है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। आपको मैंने दिखा दिया है उच्चारण स्थान पर। इस आधार पर व्यंजनों के अधोलिखित भेद हैं, यथा कंठ व्यंजन का उच्चारण कंठ अर्थात गले से होता है। जिनका उच्चारण कंठ अर्थात गले से होता है वे व्यंजन कंठ व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें कोमल तालव्य भी कहते हैं, जैसे को, खो, गो और अंगों। आगत ध्वनियाँ होती हैं जो कहीं विदेशी ध्वनियाँ होती हैं, जो विदेशी भाषाओं से आई हुई होती हैं, जैसे को, खो, गो। इनके नीचे नुक्ता चिन्ह लगे रहता है, ये भी कंठ हैं। ये अरबी और फारसी में शब्दों में प्रयुक्त होती हैं। अरबी और फारसी शब्द जब लिखते हैं हम तो उनमें यह प्रयुक्त होते हैं। जैसे हमने खान लिखा ऐसे करके, यहाँ पर अगर हम खाली इसको खान लिखेंगे तो ये हो जाएगी जैसे कोई भी खान हान होती है। ये लिख देंगे तो जैसे खान का रहने की जगह, ऐसे करके। इसमें थोड़ा जोर लगता है मुंह में घर्षण के साथ जब नुक्ता वाले शब्दों को बोलते हैं। उच्चारण स्थान में दूसरा स्थान है तालव्य का। व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण कठोर तालु से होता है वे तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग उठकर तालु को स्पर्श करता है। इसके उदाहरण हैं च, छ, ज, झ, यो, य, स। मैंने आपसे कहा है कि जब भी इनको पढ़ेंगे तालव्य से आ रहा है या कंठ से आ रहा है तो उस टाइम उनको बोल के कोशिश करेंगे, तब वह बढ़िया से पता चलेगा कि हमें कौन से भाग से आ रहा है और कौन से भाग को क्या कहते हैं। मूर्धन्य व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण जिह्वा के अग्रभाग द्वारा मूर्धा कठोर तालु का अगला भाग को स्पर्श करता है, मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अणो, सौ, ड, ढ, ये मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। दंत्य व्यंजन ऐसे व्यंजन जो जिह्वा का अग्रभाग नोक द्वारा ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है, उच्चारित होते हैं, दंत्य व्यंजन कहलाते हैं। त, थ, द, ध, न, ल, स। वत्स्य व्यंजन व्यंजन के ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण जिह्वा का अग्रभाग ऊपर के दांतों से थोड़ा ऊपर मसूड़ों को स्पर्श करता है, उसे वत्स्य व्यंजन कहते हैं। इसको मैं आपके लिए सरल कर देता हूँ। सरल जन, इसकी ट्रिक ही है ये। सरल जन कहाँ से बोले जाते हैं? वत्स्य से। ऐसे इसको याद कर लीजिए। ओष्ठ व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण दोनों होठों को मिलाकर किया जाता है, ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। प, फ, ब, भ, म।
दंतोष्ठ्य व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण नीचे के होंठ और ऊपर के दांत के मिलने से होता है, दंतोष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं वो। इनको बोल के देखना, तब ये सब मिल जाएगा। स्वर यंत्रियाँ काकल्य व्यंजन भी कहते हैं इनको। वह व्यंजन जो गले के अंदर से आते हुए स्वर यंत्र के काकल से उच्चारित होते हैं, स्वर यंत्रियाँ या काकल्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ह, अंदर से आता हुआ प्रतीत हो रहा है ना बाहर को, ह। प्रयत्न के आधार पर अब दूसरे भेद में आते हैं। इस आधार पर व्यंजनों के अधोलिखित भेद हैं, यथा स्पर्श अथवा स्पृष्ट व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये जिह्वा द्वारा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होंठ को स्पर्श करके बोले जाते हैं। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि 5-5 के वर्ग में कुल 5 वर्गों में बांटा होता है। ठीक है। अधोलिखित हैं जैसे क वर्ग, क ख ग घ ङ, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब मैंने इनके उच्चारण स्थान के लिए ट्रिक थी, वो यहाँ पर लिख दी है। एक बेटा अपने पापा से मांगता है KTM गाड़ी, ठीक है, KTM 2 कह रहा है वो, तो उसके पापा कहते हैं पहले क ख ग घ सुना, ठीक है। तो KTM क से क्या आ जाएगा, क वर्ण, कंठ आता है क वर्ग से, टी से आ जाएगा तालु, च वर्ग, एम से आ जाएगा मूर्धा, ट वर्ग, डी से आ जाएगा दंत्य, त वर्ग, ओ से आ जाएगा ओष्ठ, प वर्ग। इसको ऐसे याद करना, KTM 2। कचट तप भी हो सकती है इसकी टिप। अंत्यस्थ व्यंजन, अंतः मतलब भीतर। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख के भीतर ही रह जाते हैं, अथवा जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य का होता है, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण जिह्वा, तालु, होंठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। इनकी कुल संख्या 4 है, य, र, ल, व। इनको बोलना ही जैसा ही लिखा है सब ऐसा होगा, अच्छे से उच्चारण करेंगे तो। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म अर्थात गर्म होता है। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख में रगड़ खाकर कुछ ऊष्मा के साथ बाहर आती है, अर्थात उच्चारण के समय मुंह से गर्म हवा निकलती है, वे ऊष्म और संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 होते हैं, स, स, ह। इनको बोलते समय मुंह के आगे हाथ रखिए और उसमें गर्म ऊष्मा का महसूस कीजिए। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, च वर्ग के व्यंजन उच्चारण में श्वास में कुछ घर्षण के साथ बाहर निकलती हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे च, छ, ज, झ, य। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ की नोक को उलटकर मूर्धा, तालु में झटके के साथ कुछ दूर छूकर किया जाता है, अर्थात जीभ को बाहर की तरफ फेंक कर किया जाता है, वे उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। द्विगुण व्यंजन, इन्हें द्विपृष्ठ व्यंजन भी कहते हैं, द्विस्पृष्ट व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। ये होते हैं ड और ढ। विकसित व्यंजन भी कहते हैं इनको, स्वर रहित होते हैं ये। ऐसा नहीं होगा कि डो, धन, ओ, डो। इनमें तत्सम में इनसे बने हुए शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। नासिक्य या अनुनासिक व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें नासिक्य अथवा अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। ये होते हैं यमंगणनम। इसको बोलते समय नाक बंद कर देना, ये बार यमंगणनम ऐसी आवाज़ आएगी। आप कहेंगे ऐसे पढ़ा रहा है, मैंने 9 साल बच्चों को ही पढ़ाया है, तो मेरे पढ़ाने की स्टाइल ये बच्चों को पढ़ाने की स्टाइल को समझाने जैसी हो गई है। अर्धस्वर अवरोध की दृष्टि से य और व का उच्चारण स्वर एवं व्यंजनों के बीच होता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। ये संघर्षहीन होते हैं, य व, ये कोई संघर्ष नहीं हो रहा है इनसे, इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, अर्धस्वर आएगा तो य और व होते हैं। प्रकंपित व्यंजन र, उच्चारण में जिह्वा वायु जिह्वा से टकराकर लुढ़कती हुई सी प्रतीत होती है, इसलिए र को लुंठित व्यंजन कहते हैं। र, चूँकि इसके उच्चारण में जिह्वा में तीव्र कंपन होता है, इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। र, इसको बोल के देखिए, मुंह में बड़ा कंपन होगा।
पार्श्विक व्यंजन, जिस व्यंजन के उच्चारण में वायु जीभ दोनों के पार्श्व बगल से निकलती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। लौ पार्श्विक व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, जब दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, छ, त्र, ज्ञ तथा स्र। इनको पूछता है ये किस किस से मिल के बना है। छ मिल के बना है क धन सौ से, त्र बना है तो धन रौ से, ज्ञ बना है जौ धन यों से, सौ बना है सौ धन रौ से, जिनके लिए अलग अलग लिपि चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। अब आते हैं तीसरे भाग में, प्राणवायु या श्वास की मात्रा के आधार पर। इस आधार पर व्यंजनों को 2 भेद हैं जो अधोलिखित हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। व्यंजनों के उच्चारण में हवा कम मात्रा में मुँह से निकले तो उन व्यंजनों को अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। इसको आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, कभी नहीं भूलेंगे आप इसको। जैसे अल्प लिखा है ना, ये अल्प, ये पहला हो गया, सबको ही पता है। ये लौ, ये 3 जैसा दिख रहा है ना, ये बीच का तीसरा व्यंजन ये 3 जैसा दिख रहा है, पौ से 5 आता है। अब इसको कभी नहीं भूलेंगे आप कि इसके अंतर्गत पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आते हैं करके। इसके अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं, यौर लव, क्योंकि इनको बोलने में कम घर्षण होता है, मैंने अभी बताया ऊपर। महाप्राण व्यंजन, जिनके व्यंजनों में हवा की अधिक मात्रा में मुंह से बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आते हैं और ऊष्म व्यंजन भी इसमें ही आते हैं, क्योंकि हवा अधिक मात्रा में निकल रही है। तो ऊष्म व्यंजन में क्या हो रहा था, गर्म हवा बाहर आ रही थी ना, और पहला, तीसरा और चौथा तो उसमें, पहला, तीसरा और 5वां तो अल्प प्राण में थे, तो बचे क्या, दूसरा और चौथा वर्ण, ये महाप्राण कहलाते हैं। अब आते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन या घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, सघोष और अघोष। सघोष, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु गले से निकलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वे सघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां सघोष कहलाते हैं और यौर लव भी सघोष के अंतर्गत आते हैं। और पूरे के पूरे जो मैंने अभी स्वर में पढ़ाया था कि सारे स्वर सघोष होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, सघोष में तो कंपन होता है, इसमें कंपन नहीं होता है, वो अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और 100 अघोष हैं। इसको ऐसे याद रखें, और पहले में आता है तो पहला और दूसरा भी अघोष के अंतर्गत आते हैं, सघोष में तीसरा, चौथा, 5वां। तो चलिए आज व्यंजन समाप्त हुआ। अब उत्तराखंड में पढ़ते हैं। वेलकम टू उत्तराखंड। उत्तराखंड का नदी तंत्र एवं प्रमुख नदियाँ। आज हम इसके अंतर्गत कुछ नदियाँ पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में कुछ नदियाँ पढ़ेंगे। उत्तराखंड में प्रवाह के आधार पर 3 बड़े नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है, गंगा नदी प्रवाह तंत्र, यमुना नदी प्रवाह तंत्र और काली नदी प्रवाह तंत्र। आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी प्रवाह तंत्र। महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय से निकलने वाली नदियाँ भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडर, नंदाकिनी, भिलंगना, यमुना, टोंस, काली, पूर्वी रामगंगा निकलती हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद है नहीं? जैसे मैप अभी इसमें बताता हूँ। मध्य या लघु हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नेयार, पश्चिमी नेयार, खोह, सरयू, कोसी, गोमती, पनार, गोला, लदिया आदि नदियाँ हैं। ये वाले सवाल पूछ सकते हैं कि महान हिमालय से कौन सी नदी निकलती है और मध्य हिमालय या लघु हिमालय से कौन सी नदी निकलती है। इसके लिए हमको मैप में पता होना चाहिए कि ये कहाँ है। अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरे पिछले वीडियो में देखिएगा, जहाँ मैंने ये महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय पढ़ाए हैं। उत्तराखंड में नदियों का प्रारूप वृक्षाकार दिखाई देता है। सारी नदियाँ देखिए वृक्ष के आकार की हैं, ये पेड़ है जैसे। ये नदियाँ हैं दापका, गोला, गोहा, लदिया।
तो इसमें जो मध्य हिमालय से निकलती हैं, ऐसे मैप अगर आपको पता होगा तो आप लगा लेंगे कि कहाँ पर क्या है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तराई, यहाँ पर गंगा का मैदान, फिर उसके बाद भाबर, फिर उसके बाद यहाँ को दून क्षेत्र, यहाँ पर शिवालिक, फिर उसके बाद मध्य हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय। अब कौन सी नदियाँ कहाँ पर से निकल रही हैं इससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे। अब आते हैं गंगा नदी प्रवाह तंत्र में। भागीरथी नदी एवं अलकनंदा नदी का संगम टिहरी जनपद के देवप्रयाग में होता है, जहाँ पर गंगा नदी का नामकरण होता है। इससे ऊपर वो भागीरथी नदी के नाम से आ रही होती है। देवप्रयाग में भागीरथी सास और अलकनंदा बहू के रूप में मिलती है। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा नदी संरक्षण एवं स्वच्छता के लिए 1985 ईस्वी में गंगा एक्शन प्लान एवं 2014 में नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई। कण्वाश्रम के निकट मालिनी नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गंगा नदी में मिल जाती है। जो कण्वाश्रम मालिनी नदी के तट पर है, वह नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर में गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी के उप प्रवाह तंत्र भागीरथी नदी उपतंत्र है, अलकनंदा नदी उपतंत्र है, नयार नदी उपतंत्र है। इन्हें आज हम पढ़ेंगे अभी नीचे मैप के हिसाब से। केदारखंड में गंगा नदी के जलागम क्षेत्र को सप्त सामुद्रिक क्षेत्र कहा गया है। गंगा नदी के क्षेत्र को क्या कहा गया है? सप्त सामुद्रिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत सप्त सामुद्रिक स्रोत के अंतर्गत अलकनंदा, धौली, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, भागीरथी एवं नयार नदियाँ आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं। भागीरथी यहाँ से दशरथ आंचल से होते हुए आती है और यहाँ देवप्रयाग में मिल जाती है, और यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। यहाँ पर रघुनाथ मंदिर भी है देवप्रयाग में, आपको पता ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा नदी तंत्र उत्तराखंड में 96 किलोमीटर बहती है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसमें 110 किलोमीटर लिखा हुआ है। और पूरे भारत में अगर कहेंगे तो 25-25 किलोमीटर बहती है। अब यहाँ देवप्रयाग से आगे को चलते हैं। फूलचट्टी नामक स्थान में इसमें व्यास घाट के पास नयार नदी मिलती है। नयार नदी भी पश्चिमी नयार, जिसके ये जो दूधातोली के उत्तर पश्चिम में स्थित है, शिवली ढाईजूली गाड़ नाम से निकलती है। फिर आगे मिलकर इसे पश्चिमी नयार भी कहते हैं। ये 78 किलोमीटर यहाँ से बहती है इधर तक। पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार वैनतेय तीर्थ या सतपुली के पास मिलती हैं। पूर्वी नयार श्योशी गाड़ और कैन्योर गाड़, इन दोनों को ये दूधातोली के दक्षिण पश्चिम में से जखमोली धार श्रेणी से निकलती हैं। फिर इन्हें आगे जाके पूर्वी नयार कहा जाता है। ये 109 किलोमीटर है पूर्वी नयार। नयार की सहायक नदियां हैं कलीगाड़, डाबरी गाड़, गड्डी नदी। नयार के भी अलग अलग नाम हैं। नवालका भी कहते हैं इसको, नाद गंगा भी कहते हैं, नयार भी कहते हैं, इंद्रावती भी कहते हैं। ये यहाँ से जाके मिलेंगी फूलचट्टी नामक स्थान में व्यास घाट के पास। यहाँ पर भास्कर क्षेत्र भी है और इंद्रप्रयाग क्षेत्र भी है नाम। ये मैंने अलग अलग किताबों से नोट्स बनाए हुए हैं, तो अपने हिसाब से बनाया है ये पूरा याद करने के लिए। सुकंडा पर्वत से हेवल नदी शिवपुरी के पास गंगा नदी में मिलती है। चंदनबाड़ी ताल से चंद्रभागा नदी ऋषिकेश में दाईं ओर से मिलती है। इस नदी को आप ऐसे करके, ये इसका मुंह है ना नीचे की तरफ, तो दायां बायां ऐसे करके लगा लेंगे अंदाज कि ये नीचे को जा रही है। तो इस तरफ से जो नदियां मिलेंगी वो दाएं तरफ हो गया, और इस तरफ से जो हो गया बायां तरफ हो गया। ऐसे भी सवाल पूछता है। ऋषिकेश के पास चंदनबाड़ी ताल से चंद्रभागा नदी निकलकर ऋषिकेश में मिलती है। सोंग नदी रायवाला के पास मिलती है। सोंग नदी ये तो सुकंडा पर्वत से, सोंग नदी निकलती है सुरकंडा पर्वत से, सुरकंडा। सोंग नदी ऊपर, पहले इसमें सिसवा नदी मिलती है। सिसवा की भी सहायक नदियां हैं रिस्पना और बिंदाल।
ये इसमें देहरादून में बहती हैं रिस्पना और बिंदाल। वाल्दी नदी में सहस्त्रधारा जलप्रपात भी है। ये सब मिलके यहाँ पर मिलेंगी। और रौ नदी, फिर ये सिसवा की सहायक नदी है। ये रौ, रिस्पना, बिंदाल और सिसवा ये सब सहायक नदियाँ हैं सौंग की, लेकिन रिस्पना और बिंदाल सिसवा की सहायक नदियाँ हैं। फिर यहाँ पर चीला डैम है। सोनाली नदी और रतमऊ नदी हरिद्वार के पास मिलती हैं। फिर यह नदी आगे जाके भीमगौड़ा बैराज के पास, इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया जाता है। एक रुड़की को होते हुए ऊपरी गंगा नहर इसमें बनाई गई है, मुजफ्फरनगर अलीगढ़ यहाँ को जाती है। एक गंगा नदी उत्तर प्रदेश में चले जाती है यहाँ से। आशा करता हूँ आप समझे होंगे। अब करते हैं हम भागीरथी नदी तंत्र, जो 205 किलोमीटर है गोमुख से देवप्रयाग तक। यह शिवलिंग शिखर से सटे हुए गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी। भगीरथ की कहानी आपने पढ़ी होगी। गोमुख और गंगोत्री के बीच में इसमें आकाशगंगा मिलती है। फिर गोमुख के बाद इसमें सबसे पहले रुद्रगिरा हिमनद से निकलकर रुद्रगंगा मिलती है। फिर केदार ताल से निकलकर केदार गंगा मिलती है, यहाँ पर गंगोत्री मंदिर है। थामला दर्रे से जाह्नवी नदी या जाड़ गंगा निकलकर भैरव घाटी के पास मिलती है भागीरथी नदी में। खीर गंगा लंका के पास थराली में मिलती है। सिया गंगा झाला के पास मिलती है। जलंधरी या ककोड़ा गाड़ हरसिल के पास मिलती है। डोडी ताल असी गंगा के इधर पर मिलती है। डोडी ताल 6 कोनों वाला ताल है, तो मैंने इसमें 6 कोने बनाए भी हैं। आप लोग भी इसको अगर अच्छा लगे तो अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, फिर उससे पढ़िएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो नदी तंत्र वैसे याद ही नहीं होता है। भागीरथी नदी फिर यहाँ गणेश प्रयाग में मिल जाएगी। अब इस तरफ चले जाते हैं भिलंगाना में। भिलंगाना खतलिंग ग्लेशियर से, गुत्तू गाँव के पास से भिलंगाना नदी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है और घनसाली के पास में धर्मगंगा, मेदे गंगा, बाल गंगा और दूध गंगा मिलते हैं। धर्मगंगा और बाल गंगा के संगम पर बूढ़ा केदार है। भिलंगाना की लंबाई 110 किलोमीटर है। यह भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर ये दोनों आकर मिलते हैं गणेश प्रयाग में, जो पुराना टिहरी था जिसको डुबा दिया गया। इसका नाम सुमन सागर भी है, स्वामी राम तीर्थ सागर भी है, टिहरी डैम भी है। फिर यहाँ से ये भागीरथी नदी एक गंगा बनेगी और एक अलकनंदा में बनेगी। गंगा नदी तंत्र हमने पढ़ लिया है देवप्रयाग के पास से। अब हम अलकनंदा नदी तंत्र पढ़ेंगे। इसकी एक नदियों का क्रम याद करने के लिए मैंने ट्रिक भी बनाई थी। आर के जैसा भी है, अच्छा है। आर से होगी रुद्रगंगा मिलेगी फर्स्ट में, ये देखिए रुद्रगंगा, केदार गंगा, फिर जाड़ गंगा, सिया गंगा, असी गंगा, भी से भिलंगाना है, अच्छा है, अलकनंदा आदि। इन नदियों का क्रम भी पूछ देता है कि कभी कौन सी पहले मिलेगी कौन सी बाद में। अब आते हैं अलकनंदा नदी तंत्र में। इसका अन्य नाम विष्णुगंगा भी है। विष्णुप्रयाग तक इसे विष्णुगंगा नाम से ही जाना जाता है। अलकनंदा नदी की लंबाई 195 किलोमीटर है। यह निकलती है स्वर्गारोहिणी के सतोपंत ग्लेशियर और भागीरथी ग्लेशियर के बीच में अलकापुरी बांक नामक हिमनद से। यहाँ पर सत्यपथ ग्लेशियर भी है। सतोपंत के पास एक 3 कोनों वाला ये क्षीर सागर भी है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ये ऐसे करके। फिर अलकनंदा नदी नीचे को जा रही है, ठीक है। कामेत रत्ताकोना नामक स्थान पर देवताल के पास सरस्वती नदी निकलती है और यह केशव प्रयाग में मिलती है। यहाँ पर वसुंधरा प्रपात भी है, जो 122 मीटर ऊंचा है। यहाँ सरस्वती नदी में भीम पुल भी है। पैनखंडा के पास गरुड़ गंगा मिलती है। यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर है। फिर नीलकंठ पर्वत से ऋषि गंगा 2 निकलती है और ये हनुमान चट्टी के पास मिलती है। इसमें बीच में जेपी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, जो पांडुकेश्वर के पास है। यहाँ पर खिराव गंगा मिलती है पांडुकेश्वर के पास। फिर हेमकुंड और फूलों की घाटी से भ्यूंडार नदी या लक्ष्मण गंगा नदी और फूलों की घाटी से पुष्पावती नदी निकली और झांझरिया के पास से फिर ये आगे को लक्ष्मण गंगा या हेम गंगा नाम से आगे
बहती हैं और गोविंद घाट के पास जोशीमठ में मिल जाती हैं। ठीक है। फिर धौलागिरी नदी निकलती है, ये पश्चिमी धौलीगंगा निकलती है धौलागिरी की कुनगुल श्रेणी से, जो देववन पर्वत के पास है। यह नीति क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से निकली है धौलीगंगा। इसकी सहायक नदियाँ भी हैं गणेश गंगा, गिरथी और कियोगाड़। ये पूर्वी धौलीगंगा की सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पर तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, जो पश्चिमी धौलीगंगा मिलती है विष्णुप्रयाग के पास, जो जय विजय नामक पर्वतों के बीच में स्थित है। फिर विष्णुप्रयाग और नंदप्रयाग के बीच में बालखिल्य नदी मिलती है, जो जिसका उद्गम तुंगनाथ से होता है। इसकी सहायक नदियाँ हैं विरही गंगा, पाताल गंगा, गरुण गंगा। फिर ये सब आगे जाके फिर ये नंदप्रयाग में, ये पहला प्रयाग है, दूसरा प्रयाग, तीसरा प्रयाग, चौथा प्रयाग। फिर यहाँ से नंदाकिनी नदी नंदप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। नंदाकिनी नदी नंदा घुंगटी नामक स्थान से त्रिशूल पर्वत के पास से निकलती है। कर्णप्रयाग में सिमली, ये पिंडर नदी मिलती है, जिसे कर्ण गंगा भी कहते हैं। इसका तेज प्रवाह है, ये 105 किलोमीटर की है। यह पिंडारी बागेश्वर के पास से निकलती है, पिंडारी ग्लेशियर से। इसमें सिमली नामक स्थान में आटागाड़ नदी, ये आटागाड़ दूधातोली से निकलती है, सिमली नामक स्थान में मिलती है। पुनार नामक स्थान रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी निकलती है। अब मंदाकिनी नदी तंत्र सब इसी में मैंने इंक्लूड करा है, इससे याद भी रहता है कि दाईं ओर से कौन सी मिली क्या है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मद्रांचल पर्वत से निकलती है कौन सी, ये मंदाकिनी नदी चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से। इसे गांधी सरोवर भी कहते हैं। यहाँ पर केदारनाथ मंदिर भी है। इसी ताल में आपदा आई थी जब ये ग्लेशियर टूट के इसमें गिरा था। यहाँ पहले इसमें मिलती है क्षीर गंगा या दूध गंगा। वासुकी ताल से निकलती हैं, ये वासुकी ताल है यहाँ पर, केदारनाथ के पास मिलती हैं। फिर सोन गंगा या वासुकी नदी सोनप्रयाग के पास मिलती है। मधुगंगा कालीमठ के पास मिलती है। लस्तर नदी सूर्यप्रयाग के पास मिलती है। फिर इसकी सहायक हैं रावण गंगा, चंदन गंगा, सब ये मंदाकिनी की सहायक हैं। धुलगाड़ अगस्त मुनि के पास मिलती है। फिर ये आगे पुनाड़ के पास, पुनाड़ रुद्रप्रयाग का पुराना नाम है, यहाँ पर यह अलकनंदा में मिल जाती है, ये चौथा प्रयाग है। फिर शिवप्रयाग पौड़ी में खांडव गंगा मिलती है, श्रीनगर के पास। फिर देवप्रयाग में जो भागीरथी में मिल जाती है, टिहरी में। फिर देवप्रयाग से आगे को इसे गंगा नाम से जाना जाता है। ये सवाल पेपर में आया था कि अलकनंदा में एकमात्र जो दाईं ओर से मिलती है कौन सी नदी है, मंदाकिनी। ये अगर मैप बनाया होता तो याद आ जाएगा वहाँ पर कि दाईं ओर है करके, मुँह इसका नीचे को। ठीक है, अब शुरू करते हैं इतिहास। महाकाव्य। रामायण एवं महाभारत को महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है। रामायण एवं महाभारत युगीन स्थलों अयोध्या, श्रृंगेरवरपुर, हस्तिनापुर आदि की खुदाई बीबी लाल ने किया था। किसी समय में इतिहासकारों के बीच वैदिक काल और बौद्ध युग के मध्य का काल महायुग काल के नाम से जाना जाता है, परंतु महाकाव्यों की रचना 400 BC में हुई थी। उन्होंने अपना वर्तमान आकार गुप्त काल में ग्रहण किया। इससे ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, आएंगे भी तो इसी टाइप के आएंगे कि महाकाव्य ने अपना वर्तमान आकार कब ग्रहण किया, तो गुप्त काल में। यही कारण है कि अब इतिहास में महाकाव्य या एपिक्स काल करके कोई भी विशेष अवधि नहीं है। रामायण का युद्ध आर्य और आर्येतर संस्कृति के बीच का युद्ध था, ये हम जानते ही हैं। राम और दशरथ के बीच में युद्ध हुआ। वहीं महाभारत का युद्ध भाई भाई के बीच का युद्ध था, पांडव और कौरवों के बीच हुआ। पाश्चात्य विद्वानों ने इन दोनों को, महाकाव्य के लेखकों को एपिक विद इन द एपिक कहा जाता है। इस टाइप के सवाल आ सकते हैं कि महाकाव्य के लेखकों को क्या कहा जाता है, एपिक विद इन एपिक। अब आते हैं रामायण के अंतर्गत। रामायण हमारा आदि काव्य है और वाल्मीकि हमारे आदि कवि हैं। वाल्मीकि प्रारंभिक नाम रत्नाकर था। ये आपको पता है कि ये पहले डाकू थे, फिर इनका मन परिवर्तन हुआ। इस टाइप की सीरीज़ के लिए आप वो उपनिषद गंगा देखना, उसमें आप को कुछ ना कुछ ये पुरानी जो स्टोरियाँ होती हैं उसमें बताए रहते हैं, उनको देखने में अच्छा भी लगता है। कालांतर में जब उन्होंने पाप कर्म बोध हुआ तो उन्हें डाकू का पेशा त्याग दिया।
ठीक हो गया। रामायण में 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। बाल कांड जब बच्चे थे, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य जब जंगल में गए, फिर किष्किंधा जब सुग्रीव से मिले, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड किए, फिर उत्तर कांड। सबसे बड़ा कांड बाल कांड है तथा सबसे छोटा किष्किंधा कांड है। रामायण के अयोध्या कांड में 18 तीर्थ विभागों का उल्लेख है। जो सवाल बन सकते हैं मैंने वही छांट छांट के लाया हूँ मैं। अयोध्या में कितने तीर्थ या विभाग हैं करके जब इसकी राजनीति के बारे में पूछेगा तो वो ऐसा ही पूछेगा कि कितने तीर्थ हैं। 18 तीर्थ हैं। वो किस में वर्णन है? अयोध्या कांड में, क्योंकि कांड देने के लिए ऑप्शन भी हो जाएंगे उनके पास। अयोध्या कांड में 18 तीर्थ विभागों का उल्लेख है। 24,000 ग्रंथ हुए, इसलिए इसका नाम चतुर्विंशति शास्त्री कहते हैं। 1000 को शास्त्र कहते हैं, विंशति 20 हो गया, चतु मैंने 24। संहिता पढ़ा। रामायण का प्रथम तिथिबद्ध उल्लेख बौद्ध और जैन ग्रंथों में हुआ है। रामायण के अनुवाद विमल सूरी ने पौमचर्यु या पौमचर्यु नाम से, रामायण का प्राकृत भाषा और जैन संस्करण है ये, पौमचर्यु नाम से। तमिल में सर्वप्रथम 12वीं सदी में रामायण का अनुवाद इरामवतारम नाम से कम्बन ने किया था। बांग्ला में रामायण का अनुवाद 15वीं शताब्दी में कृत्तिवास ने किया था। इसे बंगाल की बाइबिल कहा जाता है। रामायण की जो ये कृत्तिवास ने रचना की बांग्ला भाषा में, उसे बंगाल की बाइबिल कहा जाता है। अब आ जाते हैं महाभारत में। यह वेदव्यास की कृति है। उन्होंने उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में बैठकर महाभारत की रचना की थी। परंपरा के अनुसार इसके लिपिग्रंथ श्री गणेश थे। आपको पता ही होगा, बद्रीनाथ में है एक वेदव्यास गुफा और श्री गणेश गुफा। उन दोनों में बैठ के इन दोनों ने महाभारत लिखी थी। महाभारत में श्लोकों की संख्या के आधार पर इसके निम्नलिखित नाम पड़े हैं। जैसे 8,800 श्लोकों के नाम पर इसका जय संहिता नाम पड़ा है। 24,000 के नाम पर इसका भारत नाम पड़ा है। 1,00,000 स्रोत के नाम पर सहस्रास्त्री संहिता या महाभारत नाम पड़ा है। महाभारत में कुल 18 पर्व अध्याय हैं और हरिवंश इसका परिशिष्ट खिल पर्व है। परिशिष्ट जब पीछे जब बड़े इतने बड़ा महाकाव्य को जब छोटा करके लिखा होगा उसे परिशिष्ट कहते हैं, या मुख्य मुख्य बिंदु लिखे होंगे उसमें। भगवद गीता इसके छठे भाग में भीष्म पर्व में, भगवद गीता का उल्लेख छठे भाग भीष्म पर्व में है। भगवद गीता को सभी उपनिषदों का सार एवं स्मृति प्रस्थान भी कहा गया है। शांति पर्व 12वां पर्व है। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? शांति पर्व। महाभारत में यवन, शक, पहलव, किरात, हूण आदियों का उल्लेख मिलता है। महाभारत के सभा पर्व में 18 विभागों तीर्थों का उल्लेख मिलता है सभा पर्व में। ठीक है, ये सवाल बन सकते हैं क्योंकि इतने सारे पर्व हैं तो उनमें से कौन सा है करके। वैसे ज़्यादातर इनसे सवाल अभी तक आए नहीं हैं पेपरों में। अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक आदि पर्व से लिया गया है। तीर्थों का प्राचीन वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। महाभारत के अनुवाद तमिल में पल्लव काल में पेरेंदु देवनार ने भारत वेणुआ नाम से महाभारत का अनुवाद किया। महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के काल में रज्मनामा या अब्दुल नाम से अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान चक्र को। धन्यवाद।